ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। बजट की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बजट में भारी भरकम टर्म्स यूज होती हैं उसको बहुत आसान भाषा में आपके सामने डिकोड कर दें। और आज की जो टर्म है, जो टॉपिक है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। हमारे साथ सुभाष चंद्र गर्ग जी मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, ये क्या होता है और सरकार के सामने इस विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस सामने निकल के आते हैं? देखिए, सरकार एक तो खर्चा करती है सैलरीज वगैरह पे, पेंशन्स पे, कुछ सेवाएं देने पे, वो तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है असेट क्रिएट करने के लिए। और अगर असेट किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के माध्यम से, जैसे NTPC हुआ, पावर ग्रिड हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इस तरह की कंपनियां सरकार बहुत बनाती है। उन कंपनियों के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटी सरकार करती है। उन कंपनियों की फाइनेंसिंग के दो सोर्स होते हैं, एक तो इक्विटी सोर्स होता है और दूसरा वो कर्जा लेते हैं। तो इक्विटी में जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, राइट, तो अगर मान लीजिए ONGC बनाई और ONGC में सरकार ने इक्विटी के लिए मान लीजिए 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो जो 50 करोड़ की इक्विटी है वो ONGC में पहुंच गई। इसी तरह से सरकार ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, करीब 300-350 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसमें सरकार ने पिछले 50-60 सालों में मिला के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट हो गए। अब आप एक बार इसकी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, उनमें से कई कंपनियां, बैंक्स भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, उनमें से कई कंपनियां लिस्टेड हो जाती हैं, राइट। आप स्टॉक मार्केट में आप उसको लिस्ट कर देते हैं। तो जैसे अभी तकरीबन 65-66 तो ऐसी कंपनी है जो जिसको हम रियल सेक्टर की कंपनी या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी, NTPC, पावर ग्रिड वगैरह, वो लिस्टेड हैं। और ऐसे ही करीब 15-16 जो हैं वो बैंक्स, LIC और इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह भी, फाइनेंशियल कंपनियां भी लिस्टेड हैं। तो कुल मिला के रफली करीब 80 कंपनियां सरकार की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, राइट। अब आपके पास आपने इनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो लिस्टेड हैं, लिस्टेड में प्राइस रोज़ कोट होती है, तो आपको ये भी मालूम है कि साहब की वैल्यू उन शेयर्स की कितनी है। तो अभी लगभग अगर 1 जनवरी में के हिसाब से देखें तो सरकार की इक्विटी की जो वैल्यू है वो करीब 40 लाख करोड़ की लिस्टेड कंपनियों में थी। अब अगर आप ये जो आपके शेयर इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जैसे सामान्य आदमी बेच सकता है, सरकार भी अगर उसको चाहे तो बेच सकती है। सरकार दो तरह से ये काम कर सकती है। एक तो ये कि छोटे छोटे शेयर 1%, 2%, 5% मार्केट में बेच दे, राइट, और मार्केट में बेच के उससे जो आमदनी, जो पैसे आए वो आप अपने काम में ले लें। तो उसको तो हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि अगर जब माइनॉरिटी, कि आप मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेटजिकली अपने हिसाब से नहीं ले पाते, नहीं करना चाहते हो, तो वो आपके पास जो आमदनी आती है, जो पैसा आता है इस छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में शेयर्स को बेचने से, वो तो हम उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आप ऐसा तय करो कि भाई ये कंपनी अब पूरी बेच दी जाए, इसका मैनेजमेंट कंट्रोल, इसका कैपिटल कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, जैसे सरकार ने 2001-2 में किया था, एयर इंडिया को बेचा था, राइट। उससे पहले 2003-4 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने कई सारी और कंपनियां बेची थी। तो उस समय फिर आप क्या करते हैं कि आप या तो पूरा का पूरा मेजॉरिटी शेयर या पूरा 100% जो आपकी होल्डिंग है, आपकी मान लीजिए 60% आपकी उसमें इक्विटी है और आप 60 की 60% आप बेच दीजिए, या आप 50% आपने बेच दिया, 10% रख दिया। 10% से हमारे सिस्टम में आपका कोई कंट्रोल नहीं बचता, राइट। तो या तो पूरी इक्विटी आप बेच दें और या थोड़ी सी रख के कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूरी तरह से बेच दें, तो वो फिर उसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, राइट।
तो डिसइन्वेस्टमेंट लार्जर टर्म्स है, इसको दो तरह से आप, माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट जब होता है तो प्योर डिसइन्वेस्टमेंट है, और अगर आप उसको पूरी तरह से बेच देते हैं, अपना कंट्रोल ख़त्म कर देते हैं, तो वो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सर यहाँ मेरे मन में एक सवाल ये है कि अगर तो मेरे को पता है कि वो चीज़ मुनाफे वाली चल रही है अभी कंपनी, और मेरे को डिविडेंड भी देगी, अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा उस कंपनी से, वो ग्रो करेगी और मैंने उसमें बहुत पैसा भी डाला हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में हम यही सुनते हैं शेयर मार्केट में, जब भी आप शेयर्स रखो किसी कंपनी के तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने भी चाहिए, सरकार के पास है, लॉन्ग टर्म में रखें तो अच्छा पैसा भी बन सकता है, मैं क्यों बेचूं, मैं डिविडेंड से ही क्यों ना इनकम कमा लूँ। और आमतौर पे हम डिविडेंड ये PSU स्टॉक्स को हम ऐसे देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड करने वाले स्टॉक्स होते हैं, तो सरकार को तो एक आमदनी का सोर्स मिला हुआ है। इसको देखिए दो तरह से देखना चाहिए। एक तो सरकार को डिविडेंड जो है वो सरकार की कॉस्ट, आप जो सामान्य रूप से डिविडेंड यील्ड ज़्यादा करने की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि दूसरे जो कंपनियां आपको डिविडेंड यील्ड देती हैं उसके मुकाबले PSU से आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा आ रही है। अगर मान लीजिए दूसरी कंपनी आपको 1% डिविडेंड यील्ड देती है, आपकी वैल्यू है 1 लाख रुपए और वो आपको डिविडेंड देती है 1000 रुपये का, तो आपकी 1% यील्ड आई, राइट, इफ़ेक्टिवली। हालांकि 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे लगा देते तो हो सकता है आपको 6000 रुपये इंटरेस्ट मिल जाते, 7000 रुपये मिल जाते, लेकिन आपको यहाँ पे 1% ही आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही। और PSU मान लीजिए आपको 2% देता है, राइट, 1 लाख रुपए की वैल्यू पे आपको 2000 रुपये का डिविडेंड दे दिया, तो आपके इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1% के मुकाबले 2% कहीं ज़्यादा है, राइट। और आप बाकी ये सोचते हैं कि भाई कैपिटल गेंस में देखा जाएगा, कैपिटल गेंस तो प्राइवेट कंपनी का भी शायद ज़्यादा हो, बट कैपिटल गेंस का अलग इशू, डिविडेंड के परिप्रेक्ष्य में आप डिविडेंड PSU से आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर सरकार के पास वही 2% डिविडेंड आता हो, राइट, और सरकार की उसकी कॉस्ट जो थी वो 6-7% थी, उसने कर्जा लेके किया था, तो सरकार के लिए वो उचित है क्यों 6% की कॉस्ट लगा के 2%? क्योंकि सरकार अगर वैल्यू, कैपिटल एप्रिसिएशन को तो सरकार कमा नहीं पाती ना, अगर कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना है तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसी समय आप कमा पाएंगे। और अगर केवल डिविडेंड यील्ड से ही कमाना है तो फिर आपकी कॉस्ट के मुकाबले बहुत कम हो जाता है, तो आपको नुकसान होता है। और एक और चीज़ जो जिस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और देश की जनता को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक ही बिज़नेस अगर PSU करता है और वही बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर करता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या कमाता है और उसी कैपिटल पे पब्लिक सेक्टर क्या कमाता है, राइट। आप एयरलाइंस की अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की, प्राइवेट एयरलाइंस क्या कमा रही हैं और एयर इंडिया क्या कमा रही है, या LIC क्या कमा रही है और दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ क्या कमा रही हैं। इस तरह के आप किसी भी इंडस्ट्री, बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स की क्या कमाई है, अब पब्लिक सेक्टर की क्या कमाई है, और बहुत सारी कैसी भी कंपनियां हैं जिनकी कमाई बहुत कम होती है, राइट, सरकारी कंपनी की, उसके मुकाबले प्राइवेट सेक्टर। तो अगर ये एक देश के लिए फंडामेंटल सवाल होता है कि सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर भी प्रोड्यूस कर ले और ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर ले और ज़्यादा कमाई के साथ प्रोड्यूस कर ले, तो वो काम सरकार क्यों करे? तो फिर निजीकरण करना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है। पर सर फिर बहुत तेज़ गति से क्यों नहीं सरकार बेच देती सरकारी कंपनियों में हिस्सा, और ये इतना विलम्ब क्यों हो जाता है? इसके देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो हमारा ये एक धारणा बनी हुई है कि पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी रिजर्व्ड कैटेगरी को या उनको मिलता है, तो हम उसको बचाना चाहते हैं, बजाय ये देखने के भाई ये बिज़नेस कर रही है, ठीक से नहीं कर रही है, एफिशिएंटली कैपिटल को ऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही, एक इस चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरा, पब्लिक सेक्टर पब्लिक एम्प्लॉइज़ चलाते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट्स या पब्लिक सेक्टर में जो सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो चलाते हैं। उनको ऐसे जॉब्स ऐसे लगते हैं कि ये हमारे सिक्योर्ड हैं, पूरी समय परफॉर्मेंस से ज़रूरी नहीं है कि पूरा उसका रिश्ता हो, तो ये जो ग्रुप है ये भी उसके खिलाफ रहता है।
डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है जो एक्चुअली विच कॉज द शॉर्ट्स, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और मंत्री हैं, वो उनके फीफडम्स हैं ये बहुत सारे, उन फीफडम से वो छोड़ना नहीं चाहते। तो इन सब कारणों से इवन व्हेन ये केस बना हो पूरी तरह से कि यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से हो रही है और सरकार का काम प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा करना नहीं है, सरकार का मुख्य काम है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान देने के बजाय इसमें फंसे रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।